quick. That's the issue. दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आपको घूमना फिरना पसंद है तो 95% लोगों का जवाब हाँ में होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है हम आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब कभी भी हम अपने दोस्तों, यारों या परिवार वालों के साथ कहीं घूमने निकलते हैं तो वहाँ की हर नई चीज एक्सपीरियंस करने का मन करता है, लेकिन कई बार नई चीजों को एक्सपीरियंस करने के चक्कर में लेने के देने भी पड़ जाते हैं। और ठीक ऐसा ही जॉन के साथ हुआ, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में दोस्तों ये बात 2003 की है, जब 34 वर्षीय जॉन अपनी वाइफ लीसा और 2 बच्चों के साथ पेंसिल्वेनिया में अपने घर के बाहर बैठे मौज मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से जॉन को चक्कर आने लगे। ये चक्कर कुछ वैसे ही थे जैसे कुछ दिनों पहले जॉन को तब आए थे जब वो घर से कार ड्राइव करते समय ऑफिस जा रहे थे। हालांकि 1 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस समय तो जॉन को लगा शायद ये चक्कर थकान की वजह से आ रहे हों, लेकिन दोबारा से ऐसा होना किसी चीज का संकेत था। लेकिन फिर भी जॉन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब कुछ दिनों बाद दोबारा ये चीजें होने लगी तो जॉन समझ गए कि कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है, क्योंकि इस बार चक्कर इतने खतरनाक तरीके से आ रहे थे कि जॉन अपना बैलेंस तक मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ उनका जी भी लगातार मिचलाने लगा था। इतना कुछ होने के बावजूद जॉन और उनकी वाइफ लीजा यही समझ रहे थे कि इन सब चीजों का कारण पेट की खराबी है। इसलिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ही जॉन ने पेन किलर लेनी शुरू कर दी। लेकिन लगातार 1 हफ्ते तक दवाई लेने के बावजूद जॉन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसके उल्टा जॉन की हालत इतने खराब हो गई कि वो अब अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका ब्रेन उनकी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और इसी चीज को देखते हुए जॉन की पत्नी लीजा उन्हें एक लोकल अस्पताल में ले गई, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बताया कि इस तरह के सिम्टम्स इनर ईयर में हुए इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में उस डॉक्टर ने जॉन को कुछ दवाइयां दी और बेड रेस्ट की सलाह दी। लेकिन 1 हफ्ते तक प्रॉपर बेड रेस्ट और दवाइयों के बावजूद जॉन की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई थी। लगातार चक्कर और जी मचलने के कारण जॉन को यह समझ में आ गया था कि ये चीजें कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए इस बार जॉन की बीवी उन्हें एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में लेकर पहुंची, जहां उन्हें तुरंत न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया गया। यहाँ पर उनके केस को डॉक्टर डेनियल हैंडल कर रहे थे, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में न्यूरोलॉजिस्ट थे। दोस्तों, जैसे ही जॉन ने अपने सिम्टम्स बताने शुरू किए, डॉक्टर डेनियल ये समझ गए कि ये सभी तकलीफें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए उन्होंने जॉन से एक छोटा सा टास्क करने को कहा, जिसमें जॉन को पहले अपनी नाक को छूना था, फिर डॉक्टर के हाथ को टच करना था। टास्क दिखने में बड़ा सिंपल था, लेकिन किसी भी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के लिए इसे कर पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए जॉन ने अपनी नाक को पहले तो टच कर दिया, लेकिन जब डॉक्टर के हाथ को छूने की बारी आई तो जॉन के हाथ कांपने लगे और वो उन्हें छू नहीं पाया, जिससे डॉक्टर समझ गए कि पक्का जॉन के सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम है। सेरिबेलम हमारे सिर के पिछले हिस्से में मौजूद होता है, जो मसल कंट्रोल को नियंत्रित करता है। साथ ही हमारी बॉडी को भी बैलेंस बनाने में इसका बड़ा योगदान होता है। लेकिन इसमें आई परेशानी की वजह से जॉन के दिमाग का यह हिस्सा अपनी कार्य क्षमता खोता जा रहा था। पर ऐसा क्यों हो रहा था, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था, और इसे जानने के लिए डॉक्टर डेनियल ने जॉन का सिटी स्कैन करने का फैसला किया। दोस्तों, सिटी स्कैन के बाद रिजल्ट सामने आया। उसमें सेरिबेलम वाले हिस्से में एक बड़ा अखरोट जैसा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसलिए डॉक्टर डेनियल को लगा शायद ये एक ब्रेन ट्यूमर हो। इसलिए उस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर डेनियल ने जॉन का बायोप्सी करने का निर्णय लिया। दोस्तों, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्कल को ओपन करके ट्यूमर या फिर किसी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का एक सैंपल लिया जाता है, और फिर उस सैंपल की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि आखिर वो स्ट्रक्चर है क्या। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा तो भला उसका ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा। इसलिए पूरा प्रोसेस किया गया, जिसमें डॉक्टर डेनियल ने जॉन के दिमाग से उस अजीब से स्ट्रक्चर का सैंपल लिया और जांच के लिए पैथोलॉजी लैब में भेज दिया। दोस्तों, जब पैथोलॉजी लैब में टेक्नीशियन ने इस सैंपल को माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिन किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसे डॉक्टर डेनियल ट्यूमर समझ रहे थे, असल में वो पैरासाइट यानी परजीवियों की एक पूरी कॉलोनी थी। जी हाँ दोस्तों, परजीवी वो जीव होते हैं जो दूसरों के शरीर में जाकर अपनी ग्रोथ करते हैं, और यहाँ पर तो जॉन के दिमाग में उनका पूरा झुंड बसा पड़ा था, जो उनके दिमाग को लगातार खाए जा रहा था। और यही कारण था कि जॉन के दिमाग में सेरिबेलम को काम करने में दिक्कत आ रही थी।
और जैसे ही बात डॉक्टर डैनियल को पता चली, वो समझ गए कि पूरा खेल क्या है। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि डॉक्टर डैनियल ने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस नहीं देखा था जिसमें इतनी भारी मात्रा में पैरासाइट्स किसी की बॉडी में घुसकर उसके दिमाग को खोखला करने में लगे हुए हों। डॉक्टर डैनियल को जॉन की बीमारी का कारण तो पता चल गया था, लेकिन अब उनके लिए जानना जरूरी था कि आखिर ये पैरासाइट्स किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाना था। अब इन पैरासाइट्स की प्रजाति के बारे में जानने के लिए उन्हें इस बात का पता होना बहुत जरूरी था कि आखिर ये जॉन की बॉडी में कैसे पहुंचे। अब लैब में इस चीज की जांच होती तो काफी लंबा समय लगता और जॉन के पास इतना ज्यादा समय नहीं था, इसलिए डॉक्टर डैनियल ने जॉन की वाइफ लीसा से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। डॉक्टर डैनियल का पहला शक खाने पर गया, क्योंकि अधिकतर पैरासाइट्स ह्यूमन बॉडी में इसी रास्ते से एंटर करते हैं। लेकिन लीसा के बताए डिस्क्रिप्शन और लैब से मिले उस पैरासाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जब डॉक्टर डैनियल ने जांच शुरू की तो उस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता ऐसा कोई भी पैरासाइट रिकॉर्ड में नहीं मिला जो यूनाइटेड स्टेट्स में पाया गया हो। अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी, क्योंकि एक तरफ जॉन के पास समय कम था, दूसरी तरफ ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये पैरासाइट है किस प्रजाति का। इसलिए डॉक्टर डैनियल ने एक बार फिर नए सिरे से पूछताछ शुरू की और इस बार लीजा से पिछले कुछ सालों में हुई किसी विदेश यात्रा के बारे में पूछा, जिसके बाद लीजा ने बताया कि वो और जॉन अपने बच्चों के साथ 6 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में छुट्टियां मनाने गए थे और वहां पर करीब 1 हफ्ते तक छुट्टियां बिताने के दौरान उन्होंने विक्टोरिया झील में स्विमिंग भी करी थी। लीसा से पूछताछ के बाद डॉक्टर डैनियल ने सारी डिटेल्स और सैंपल के डेटा को दोबारा से जांच के लिए भेजा और उसके बाद पता चला ये पैरासाइट सिस्टोसिमाइसिस थे। दोस्तों, सिस्टोसिमाइसिस पैरासाइट अक्सर एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका की साफ पानी की झीलों में पाए जाते हैं। अक्सर इनके झुंड संक्रमित लोगों के मल के द्वारा वातावरण में रिलीज हो जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही अंडे साफ पानी के संपर्क में आते हैं, ये फूटकर लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस टाइम इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए किसी होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है। उसके लिए स्नेल्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक बार लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद ये पैरासाइट्स पानी में मौजूद किसी स्नेल के पैरों से उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर उसके अंदर ये अपने आप को विकसित करने लगते हैं। जब ये अच्छा खासा ग्रो हो जाते हैं तो वापस से पानी के अंदर आ जाते हैं और फिर इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए इंतजार रहता है किसी दूसरी होस्ट बॉडी का। अब इस तरह की सिचुएशन में जैसे कोई इंसान पानी में एंटर करता है तो उसकी बॉडी से रिलीज होने वाले फैटी एसिड से आकर्षित होकर ये पैरासाइट अपनी माइक्रोस्कोपिक टेल की सहायता से तैरते हुए अपने नए होस्ट की तरफ बढ़ते हैं और एक बार जब ये अपने होस्ट बॉडी के संपर्क में आते हैं तो ये ह्यूमन स्किन को 3 अलग अलग स्टेज में पेनिट्रेट करते हैं। पहली स्टेज में ये स्किन से अटैच होते हैं और फिर पेनिट्रेशन के लिए एक सही जगह का चुनाव करते हैं और अक्सर ये जगह हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और यहीं से ये पैरासाइट हमारे स्किन में कुछ दूरी तक प्रवेश करते हैं, जिसके बाद वहां पहुंचने पर ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से स्किन में बहुत बारीक सा छेद हो जाता है और फिर उसी के जरिए ये पैरासाइट्स तैरते हुए हम इंसानों के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद इनके लार्वा ब्लड वेसल्स के जरिए लीवर के नजदीक पहुंचते हैं और वहीं पर ये खुद को एडल्ट वॉर्म के रूप में डेवलप कर लेते हैं और जैसे ही इनका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है ये लीवर के बाहर आकर प्रजनन की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मादा पैरासाइट आंतों के पास आकर ब्लड वेसल्स में अपने अंडों को छोड़ देती है, जिसके बाद नॉर्मली होता यह है कि अंडे आंतों में चले जाते हैं और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन यहाँ पर जॉन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब जॉन की बॉडी में 2 वर्म्स प्रजनन कर रहे थे तो गलती से वो ब्लड के फ्लो के साथ जॉन के ब्रेन के सेरिबेलम वाले हिस्से में पहुंच गए और वहीं पर अपने अंडों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी और ये धीरे धीरे जॉन के दिमाग को खोखला करने में लगे हुए थे। अब उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि अगर सही वक्त पर इनका इलाज न किया जाता तो ये पैरालाइज हो सकते थे, यहाँ तक कि इनकी मौत भी हो जाती, क्योंकि जब ऑपरेशन करके इनके दिमाग से इन सभी पैरासाइट्स को निकाला गया तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनकी गिनती कर पाना भी बहुत मुश्किल था। पर जॉन की किस्मत अच्छी थी, सही वक्त पर डॉक्टर डैनियल ने अपनी सूझबूझ से उन्हें बचा लिया।